हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अदिति यादव। तो बच्चे 10th स्टैंडर्ड के कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर पढ़ाइए। तो ऑन योर डिमांड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसका मैंने सोचा था कि मैं वन शॉट ही आप लोगों के लिए बना दूं, वन शॉट लेक्चर। बट बच्चे वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मुझे भी अपनी थोड़ा स्टडीज़ करनी पड़ती हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाया। तो मैं इसे 3-4 लेक्चर में, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अच्छे से आपको पढ़ा दूंगी, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो देखो, हम पढ़ते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो पहले आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए कि हम सिर्फ कार्बन ही क्यों पढ़ते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। हम उनके बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं, हम सिर्फ कार्बन ही क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चे देखो, कार्बन सबसे ज्यादा अबेंडेंट सब्सटेंस है हमारा। जैसे कि कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन है, राइट। ह्यूमन बॉडी में भी कार्बन है। हमारी बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें भी कार्बन है। प्रोटीन्स है वहां भी कार्बन प्रेजेंट है। फैट्स है वहां भी कार्बन प्रेजेंट है। और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वहां भी कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। जो आपका पेट्रोल डीजल वगैरह होता है, ठीक है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। जो आप सीएनजी फिल कराते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। प्लास्टिक प्लास्टिक में भी कार्बन प्रेजेंट है। ये जो मार्कर है, इसकी जो बॉडी है, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट है। अल्कोहल में भी कार्बन प्रेजेंट है। इट मीन्स पॉलिथीन है, वो भी कार्बन प्रेजेंट है उसमें भी। इट मीन्स हमारे अर्थ पे जितने सब्सटेंसेस कार्बन वाले सब्सटेंसेस है, वो सब्सटेंसेस जिनमें कार्बन है, उनका नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉन कार्बन वाले कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसीलिए हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन एक बहुत ज्यादा अमाउंट में, मीन्स हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। ऑलमोस्ट हर चीज में कार्बन प्रेजेंट है। जो भी कंपाउंड आप अपने आसपास बना हुआ देखते हो, हर चीज में कार्बन प्रेजेंट होता है। सिंपल। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है जो आपकी एनसीईआरटी में ही मेंशन है कि हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर कार्बन का अमाउंट होता है 0.02%। और हमारे एटमॉस्फेयर में, राइट, एटमॉस्फेयर में कार्बन होता है 0.03%। और किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मेनली CO2 की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। ये तो समझ में आ गया कि आसपास कार्बन है, इतना अमाउंट हमारा कार्बन अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, और 0.3% जो है CO2 की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब कार्बन कार्बन इतना कर रहे हैं तो आखिर कार्बन है क्या। तो देखो, कार्बन को आज समझते हैं। कार्बन कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे? 6। ये तो आपने पढ़ा होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6, राइट। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही होते हैं बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक न्यूट्रल एटम मतलब कि ना ही उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, ना ही उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। मींस ना ही वो अनायन है, ना ही वो कटायन है। फिलहाल कार्बन क्या है? एक न्यूट्रल एटम, राइट। फिलहाल कार्बन क्या है? एक न्यूट्रल एटम, ठीक है। ना इसने कोई गेन किया है एटम को, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को, ना ही लूज किया है। इट मीन्स किसी भी न्यूट्रल, में जनरल बता रही हूं, किसी भी एलिमेंट, कोई भी अगर आपको एटम दिया है कि कोई भी एटम है, मान लो एक्स एटम है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, मान लो उसका एटॉमिक नंबर है आपका, मैं लगा लेती हूँ, मान लो आप 1 लगा लो, सिंपल। एटॉमिक नंबर आपका 1 है, या फिर हम 1 से क्या ही समझोगे, मान लो 16 है एटॉमिक नंबर। मान लो एक्स एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है। अगर वो अपनी न्यूट्रल स्टेट में है, न्यूट्रल स्टेट का मतलब बच्चे, उसने ना ही तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रखा है, ना ही इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में है। ना ही वो अनायनिक फॉर्म में है, ना ही कैटायनिक फॉर्म में है। उसके ऊपर मतलब कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो उसके अंदर जितने भी उसका, जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा, देखो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के तो हमेशा ही इक्वल होगा,
नंबर ऑफ, जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, चाहे वो अनायन फॉर्म में प्रेजेंट हो, चाहे वो कटायन फॉर्म में, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी चार्ज हो, कुछ भी चार्ज हो, लेकिन जितना एटॉमिक नंबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस एटम में उतने ही होंगे। लेकिन खेल खेल जाता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों खेल खेल जाता है? क्योंकि जब आप बॉन्ड फॉर्मेशन करते हो, तो एक बात बताओ बच्चा, जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज होता है, या फिर प्रोटॉन्स का? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स का। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोटॉन्स तो क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस है, ये बाहर क्या है आपके? इलेक्ट्रॉन्स। आउटर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स है, ऑर्बिट के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का ही लूज होगा, इलेक्ट्रॉन ही दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स ही एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा, चाहे उस एटम ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया हो या फिर नहीं किया हो, डजंट मैटर। बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर एटम न्यूट्रल है, यानी उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया है और ना ही कोई भी इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया है, यानी किसी को दिया है, वो न्यूट्रल है, ठीक है, तब उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो, अब हमारा कार्बन है, फिलहाल इसने ना कोई लूज किया है, ना कुछ गेन किया है, ना ही इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। हम एक नॉर्मल कार्बन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल, बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है। तो न्यूट्रल स्टेट में एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 6, ठीक है। एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हुए? 6। अब ये कार्बन न्यूट्रल स्टेट में है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूट्रल स्टेट में, अगर वो एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए यहाँ पे? 6, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको पता है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है 6, डन। मास नंबर क्या होता है कार्बन का? 12। मास नंबर क्या होता है? 12, ठीक है। मास किससे बनता है? मास कहाँ सेंटर होता है? हमने पढ़ा था मास सेंटर होता है न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में बच्चा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये आपका एटम है, ये बाहर जो ऑर्बिट्स मैंने बनाई हैं ये क्या है यहाँ पे प्रेजेंट? ये क्या है? इन्हें बोलते हैं बच्चा ऑर्बिट, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो न्यूक्लियस है, जो प्लस साइन बनाया है मैंने, ये है हमारा यहाँ पे, ये क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मास नंबर किस वजह से है? न्यूक्लियस का नंबर। मास नंबर यानी कि न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मास नंबर इसका 12 है, इसका मास नंबर 12 है, तो क्या आप बता सकते हो कि मेरे पास कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हाँ मैम, बता देंगे। कैसे बताओगे? मास नंबर मैंने भी क्या बोला? मास नंबर इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि ये कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, ठीक है। तो हमने पढ़ा मास नंबर कितना है कार्बन का? 12। ये आप किसी भी एटम पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, सबके लिए होता है। बस मास नंबर डिफर करेगा तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वहां से फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। तो देखो मास नंबर कितना है बच्चा? 12 कार्बन का। अभी भी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन कितने हैं कार्बन के अंदर? प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो यहां रख दो 6। और न्यूट्रॉन हमें पता नहीं मैम कितने हैं न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर इस 6 को मैं इधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। 12 माइनस 6 इक्वल्स टू न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 गए, यानी 12 माइनस 6 कितने होंगे? 6। तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस हमने कहा क्या लिखा यहाँ? प्रोटॉन। और प्रोटॉन किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर के। तो आप यहाँ एटॉमिक नंबर लिखो या प्रोटॉन लिखो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं सभी एलिमेंट्स में, ठीक है। तो देखिए मास नंबर 12,
एटॉमिक नंबर या फिर लिख दो नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है 6। तो 12 में से 6 माइनस किया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए 6, ठीक है। इट मींस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 6 है। तो मास नंबर क्या हुआ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितना है 6, प्रोटॉन कितना है 6, 6 प्लस 6 12, ठीक है। अब देखो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हो बच्चा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो देखो इसको थोड़ा रब करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोले तो देखो आप शेल्स पढ़ते हो, कैसे, जैसे यहां करके थोड़ा रफ वर्क, ओके। देखो ये होता है, हाँ ये है आपका न्यूक्लियस, अभी बताया मैंने न्यूक्लियस में क्या होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये बाहर ये जो मैं ब्लैक से बना रही हूं ये क्या है ऑर्बिट्स, और यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाहर ऑर्बिट्स में। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इस प्लस वाले साइन के अंदर है ना, जो इसे बोलते हैं न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस ये है न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ क्या ये क्या प्रेजेंट है बाहर ऑर्बिट के अंदर, ये है ऑर्बिट्स, इन ऑर्बिट के अंदर क्या प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इट मींस इलेक्ट्रॉन किसी एटम में किस किस शेल में प्रेजेंट है, ऑर्बिट बोल दो, इन्हें ऑर्बिट बोल दो या फिर शेल बोल दो, सेम बात है, एक ही बात है। जैसे आपका एक नेम होता है एक निक नेम होता है, एक नेम से आपको घर पे बुलाते हैं, एक आपका ऑफिशियल नेम होता है जो आपका हर जगह चलता है, ठीक है। सिमिलरली ऑर्बिट बोल दो या फिर शेल बोल दो, दोनों बातें सेम है, ठीक है। अब देखो तो हमने यहाँ लिखा, जनरली हम ये पढ़ते हैं KLMN, एक एन शेल भी होता है, लेकिन आपके लिए इतना ही इनफ है, K शेल, L शेल, M शेल। कैसे, जो इलेक्ट्रॉन के पास वाला शेल है ये क्या है बच्चा K शेल, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन कैरी सॉरी में, और न्यूक्लियस के जो जस्ट पास वाला शेल है, ये शेल यानी ऑर्बिट, जो कि इसके न्यूक्लियस के पास वाला शेल है ये है K शेल, इससे नेक्स्ट वाला K शेल से नेक्स्ट वाला है L शेल, इससे नेक्स्ट वाला L के आगे वाला शेल है M शेल। यानी कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे वैसे वैसे K शेल, सबसे अंदर K शेल, फिर L शेल, फिर बाहर वाला M शेल, फिर एक शेल और आगे जाओगे तो N शेल, इस तरह से शेल्स आपके बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो ये पढ़ा हमने K शेल, यानी कि फिलिंग कहां से स्टार्ट होगी K शेल से, आप अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फिल करते करते बाहर जाते हो, ठीक है। देखो के शेल के अंदर कौन सा सब शेल होता है एस सब शेल होता है, ठीक है। और कौन सा वाला होता है 1s, ठीक है। अब एक बात बताओ 1s का मतलब बच्चा कि 1s की क्या होती है, ये तो जनरली मैं सोच रही हूँ कि आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का मैं फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि आप लोगों ने कहा कितना पढ़ा है। मैं तो कोशिश कर रही हूँ जितना बेसिक से आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। तो 1s याद रखिए, s सब शेल के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, तभी वो क्या होता है स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबल होता है। तो 1s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल होंगे। फिर आ जाते हैं हम L शेल के अंदर, L शेल के अंदर आते हैं हमारे पास 2 सब शेल्स, S सब शेल एंड P सब शेल, और कौन से वाले 2s एंड 2p, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड शेल है, तो 2s एंड 2p। एस के अंदर अभी हमने पढ़ा, एस के अंदर कैसे कितने, देखो यहां लिख लेते हैं एक बार, देखो एस सब शेल कहीं भी हो, एस 4 सब शेल होते हैं sp,d,f। एस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर 6, d के अंदर 10, f के अंदर 14, बस इतने याद रखो। s है 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे 2s यानी कि s है तो s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन 2, p है तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। m शेल पे आ जाते हैं, m शेल यानी थर्ड शेल को बोलते हैं m शेल, ठीक है। तो 3s, जैसे हम कहते हैं ना कि मान लो रोज है आपकी क्लास में, ठीक है, एक रो को बोल दिया जो मान लो बिल्कुल ही बाहर बैठी हुई है, यानी कि बाहर का मतलब कि जो गेट के पास वाली, जैसे आप क्लास में एंट्री करोगे जो जस्ट वाली आपकी जस्ट कॉर्नर वाली जो लाइन है रो है, उसको बोल दिया हमने के शेल, यानी फर्स्ट रो। फिर सेकेंड रो को बोल दिया हमने एम शेल, सिमिलरली थर्ड रो को हमने बोल दिया
एम शेल, राइट। ऐसे के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, ऐसे ही हम करते हैं कि न्यूक्लियस के पास वाला शेल के शेल, फिर उससे नेक्स्ट वाला एल, फिर उससे नेक्स्ट एम, फिर उससे नेक्स्ट वाला एन शेल, ठीक है। तो देखो यानी कि हमारा हो गया यहाँ पे 2s, 2p6, ठीक है। अब 3s, s यानी कि थर्ड रो, थर्ड रो का मतलब m शेल। s वाले में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 2। p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे p सब शेल में? 6। d वाले में कितने जाएंगे? 10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको आई होप क्लियर हो गई होगी, ठीक है। देख लीजिए एक बार आप। तो देखो अभी हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, कार्बन की पढ़ते हैं हम स्पेसिफिक। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना पढ़ा अभी हमने? 6, ठीक है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उसी की तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। सबसे पहले जो शेल आएगा, फर्स्ट शेल कौन सा होता है हमारा सबसे अंदर वाला? के शेल। फिर आता है एल शेल। देखो अभी हमने पढ़ा 1s यानी s सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने फिल कर दिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 6, यानी 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने के शेल में फिल कर दिए, ठीक है। तो 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ फिल कर दिए। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब 2s यानी s सब शेल है, फिर से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ फिल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने थे, ये स्टेबल हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिल हो गया। फिर एल शेल यानी कि 2s, s सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने थे, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, ये भी क्या हो गया? स्टेबल हो गया। अब इसका एल शेल का ही पी सब शेल यानी कि पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल होने थे बच्चे? अभी पढ़ाया मैंने, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, ठीक है। पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं? 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल के चले गए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में 2s2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ फिल हो गए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। बचे कितने? 6 - 4 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां फिल हो जाएंगे? पी में, पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा कि पी के अंदर तो मैम आपने बताया था 2p6 होना चाहिए, यानी कि कोई भी एटम हमारा स्टेबल जब होगा, हमारा कार्बन स्टेबल जब होगा जब इसमें पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पी सब शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि हमारा कार्बन क्या है? स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है। उसके पास क्या है? स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो अनस्टेबल है, तो अब इसको चाहिए हर चीज। देखो बच्चा, हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। ऑब्वियसली आप किस लिए पढ़ रहे हो? आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो ताकि आपका फ्यूचर स्टेबल हो जाए। आप लोग इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हो ताकि आप एक वेल सेटल हो जाओ, ठीक है। तो इसीलिए पी को भी तो भैया अपने फ्यूचर की चिंता है, तो ये भी तो स्टेबल होना चाहता है, ये भी सेटल होना चाहता है। लेकिन ये सेटल तो तब होगा, इसके पास तो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, और चाहिए कितने इसे? p6, यानी कि मान लो आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए, ठीक है। आपका काम तो बनेगा भैया 1 करोड़ में, लेकिन आपके पास पैसे हैं कितने? 40 लाख। तो कितने चाहिए आपको स्टेबल होने के लिए? आपको अपनी सारी जरूरतें, सारी नीड, सारे शौक पूरे करने के लिए चाहिए आपको 1 करोड़। फिलहाल आपके पास कितने हैं? 40 लाख। तो यानी कि आपको कितने की जरूरत है कि आप स्टेबल हो जाओ? 60 लाख की, ठीक है। 60 लाख रुपए की जरूरत है कि आप एकदम फुल स्टेबल हो जाओ, ठीक है। सिमिलरली पी को वो खुशी तब मिलेगी, ये स्टेबल वेल सेटल तब होगा जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये कहता है भैया मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तभी मैं स्टेबल होऊंगा, वरना मैं स्टेबल हूं ही नहीं, वरना इलेक्ट्रॉन्स की खोज में भटकेगा ये, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 था। 2 हमने इसको दे दिए क्योंकि शेल हम अंदर से फिल करते हुए आते हैं। पहले के शेल फिल होगा, 2 इसने ले लिए। फिर एल शेल में एस फिल होगा सबसे पहले, फिर 2 इसको दे दिए। बचे कितने? 2। तो 2 हमने इसको दे दिए, लेकिन इसको चाहिए कितने थे? 6। तो इसके पास अभी कितने
कितने और इसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, यानी कितनी बॉन्डिंग कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स। जो चाहिए वाला होता है ना स्टेबिलिटी के लिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है इसे स्टेबल होने के लिए, उसे कहते हैं बच्चा वैलेंसी। यानी कि ये 4 बॉन्ड्स बना सकता है। बॉन्ड्स का मतलब इसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए, यानी कि इसके 4 हाथ खाली हैं कि भैया मुझे 4 चाहिए ही चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो इसे बोल देते हैं हम क्या है, इसकी वैलेंसी कितनी है 4। वैलेंसी 4 है तो इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। वैलेंट यानी कि वैलेंसी, वैलेंट बोले तो वैलेंसी, टेट्रा यानी कि 4। जैसे मोनो 1, डाई 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5। सिमिलरली टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट मतलब समझ जाना कि वो बात कर रहा है कार्बन। कार्बन टेट्रावैलेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंस यानी कि 4 उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस है, उसे भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब देखो, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के लिए, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को ये स्टेबल करना चाहता है, तो अब इसके पास तरीके हैं 3 तरीके हैं। क्या, मान लो जैसे अभी हमने किया कि आपको स्टेबल होने के लिए 1 करोड़ चाहिए, आपके पास है 40 लाख, बचे कितने 60 लाख। अब 60 लाख का जुगाड़ क्या हो सकता है, 60 लाख का जुगाड़ ये हो सकता है कि भैया या तो आप किसी से 60 लाख उधार ले लो कि भाई 60 लाख तू मुझे दे दे, ठीक है 60 लाख तू मुझे दे दे, या फिर हो सकता है कि आप अपने को 40 लाख दे दो, अनस्टेबल तो गया ही गया, वो 40 लाख दे दो, बचे हुए पे आप स्टेबिलिटी पे आ जाओगे। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लो। ठीक है, सिमिलरली कार्बन क्या करता है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो इधर उधर घूम रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या कर सकता है, या तो वो किसी से ले ले 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो वो किसी से ले ले। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है तो यानी इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव साइन होता है। तो अगर इसने, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, कार्बन 4 माइनस। 4 माइनस का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन, यानी इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए, 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है, कोई भी चीज जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो उसे बोलते हैं अनआयन। अनआयन यानी कि नेगेटिव चार्ज ले रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया, पहला केस लेते हैं, कार्बन ने मान लो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए किसी और अदर एटम से, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, क्या बन गया, अनायन। चार्ज कैसा आ गया, -4 माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 4 माइनस, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस चार्ज होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 माइनस। ठीक है, तो क्या ये स्टेबल हो पाएगा, अब पॉसिबल, देखो एक बात बताओ, यहां क्या लिखा है, किसी भी एटम के लिए न्यूट्रल होना। आप न्यूट्रल कब होते हो, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है तभी न्यूट्रलिटी आती है। किसी भी चीज को आप न्यूट्रल कब बोलते हो, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। जैसे मान लो -10 है किसी पे चार्ज, एक पे +10 है, तो न्यूट्रल कब होगा, -10 + 10 इक्वल हो जाएगा, सिंपल। जैसे आप वे करते हो, इधर का चार्ज यानी इधर का वेट, इधर का वेट जब इक्वल होता है तो जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ, इधर का ज्यादा हुआ, तो ऐसे ऐसे डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमें तो अपने एटम को क्या करना है, यहाँ पे कार्बन, देखो हमने पढ़ा कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, क्योंकि वो कहाँ प्रेजेंट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस से कुछ भी नहीं बदलेगा, सिंपल, न्यूक्लियस से कुछ भी नहीं बदलेगा। तो अगर हमारे कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे इसके पास टोटल, 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए इसने, तो 6 + 4 कितने हो गए, 10। यानी कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन तो हो गए भैया 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही प्रोटॉन है, यानी प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन। तो गड़बड़ नहीं लग रही आपको, डिसबैलेंस नहीं हो जाएगा, हमारा जो एटम है कार्बन एटम वो डिसबैलेंस हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए ये डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो 6 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज तो उस पे 6 है, 6 पॉजिटिव चार्ज है, और उसके आसपास में घूम रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 नेगेटिव चार्ज।
ठीक है। तो 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए 10 नेगेटिव चार्ज को होल्ड करना, यानी 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी तो हो जाती है भैया कैंसिल, सिंपल। अब आता है कि मैम वो क्या करेगा, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देगा, ये 2 इसके गए पी वाले, और ये एल शेल का ये एस सब शेल है, 2 इसके गए, तो वो के शेल 1s2 वो स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, जो इसके नियर बाय क्या होती है, नियर बाय नोबल गैस होती है। नोबल गैस आपने पढ़ा होगा, इनर्ट गैस, यानी कि जैसे कि के शेल 1s2 है, तो क्या होता है हमारे पास 2 वाला है, क्या होगा, हीलियम। ठीक है। तो सिमिलरली क्या करते हैं, ये हो सकता है कि भैया वो अपने जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, ये लूज कर देगा तो 1s2 पे आ जाएगा, वो स्टेबिलिटी पे आ जाएगा। अब देखो कैसे स्टेबिलिटी पे आएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, यानी कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया कम, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए। प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 6 हैं, क्योंकि जितने एटॉमिक नंबर होते हैं प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन जाए आए कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे किसी भी एटम में। ठीक है। तो कार्बन के पास कितने हमारे इलेक्ट्रॉन गए, 4 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, यानी चार्ज आ गया पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, यानी 4 इलेक्ट्रॉन उसने दे दिए। अब उसके पास से नेगेटिविटी गई तो उसके पास चार्ज क्या गया, पॉजिटिव चार्ज। अब जब वो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देता है किसी दूसरे को, तो उसे क्या बोलते हैं, कैटायन, यानी उसने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैटायन। अब देखो, जब आप पढ़ोगे, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको पढ़ाया है चैप्टर, बच्चे, एक इलेक्ट्रॉन को भी, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है। तो यहां तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना कोई इतना इजी काम नहीं है। ठीक है, कोई इतना इजी काम नहीं है, उसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। 4 इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन से निकालने के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। इस वजह से ये कैटायन वाला जो आइडिया है वो भी हो जाता है फ्लॉप, यानी कि कार्बन अब लूज भी नहीं कर सकता। क्यों लूज नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और वो गेन भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन रहते हैं 6 एटॉमिक नंबर के इक्वल, और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 10 हो जाएंगे, 6 तो पहले से ही थे, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10, तो 6 प्रोटॉन यानी 6 पॉजिटिव चार्ज और 10 नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियस क्या हो जाएगा हमारा, एटम, सॉरी न्यूक्लियस कह रही है, हमारा एटम क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इक्वल ही नहीं रहेगा, सिंपल। तो अब अनायन भी नहीं बन सकता, ना ही तो यानी कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, गेन कर सकता है, ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। तो आपने पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि अनायन फॉर्मेशन हो या फिर कैटायन फॉर्मेशन हो, तो वहां क्या बनता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, आयोनिक बॉन्डिंग, यानी कि आयनिक बॉन्डिंग, यानी कि आयंस इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें, कैटायन और अनायन। तो ना तो यहाँ कैटायन बनेगा ना यहाँ अनायन बनेगा, तो क्या आयोनिक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बताइए, क्या आयोनिक बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। जब कैटायन और अनायन कुछ बन ही नहीं रहा है तो आयोनिक बॉन्डिंग भी पॉसिबल नहीं है। अब आता है कि मैम तो फिर इसके पास तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ पार्टनरशिप में ले आए, इसका भी काम चल जाएगा और जिसके साथ पार्टनरशिप में लाएगा उसका भी काम चल जाएगा, ये सबसे बेस्ट है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन अब देखता है कि भैया तेरा अनायन बनने से भी कुछ नहीं हो रहा, ना ही कैटायन बन पाएगा, स्टेबिलिटी कहीं भी नहीं है, तो कुछ ना मिले, इससे बेटर है कि तू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ले, कम से कम स्टेबल तो हो जाएगा। तो इसीलिए कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉन की जब वो शेयरिंग करता है तो बच्चे याद रखिए, जैसे हमने देखा कि अनायन और कैटायन के फॉर्मेशन से, मतलब अनायन और कैटायन जब बनते हैं तो उनसे कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उनके बीच में, आयोनिक बॉन्ड। सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, यानी कि ना ही किसी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे ना ही किसी के पास कम होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या कोई चार्ज होगा वहां पे,
क्या शेयरिंग में कोई चार्ज होगा? कोई चार्ज नहीं होगा। अब एक बात बताओ, मान लो मेरे पास है 10 चॉकलेट्स, आपके पास है 9 चॉकलेट्स, ठीक है, आपके पास है 9 चॉकलेट्स, मेरे पास है 10 चॉकलेट्स। अगर मैं एक आपको दे दूं तो मेरी कम हो गई चॉकलेट, ठीक है, मैंने आपको दे दिया, इट मीन्स मैंने लूज कर दी एक चॉकलेट, तो क्या बन गई मैं? कैटायन बन गई, ठीक है। अगर एक चॉकलेट आप मुझे दे देते हो, ठीक है, तो आप मैंने एक्सेप्ट की, तो मैं क्या बन गई? एनायन, जो कि दोनों ही पॉसिबल नहीं है केस में, ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वल करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है शेयरिंग। आपके पास 9 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 10 है, तो हम क्या करते हैं कि एक चॉकलेट को हाफ हाफ कर लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, आपके पास भी 9.5 हो जाएंगी, एक चॉकलेट को बीच में से कट कर दिया, आधी आपने ले ली आधी मैंने ले ली, दोनों के पास 9.5 चॉकलेट हो गई, ठीक है। तो वही है, तो क्या दोनों में से किसी के पास चार्ज आया? क्या दोनों में से किसी के पास ज्यादा कम हुआ? दोनों इक्वल है यानी कि कोई चार्ज नहीं, ना किसी ने ली ना किसी ने दी, दोनों के पास इक्वल है, कोई चार्ज नहीं है, किसी के पास ज्यादा कम नहीं है, इक्वल है। तो क्या कोई चार्ज हुआ शेयरिंग में? कोई चार्ज नहीं हुआ। इट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, कोई चार्ज नहीं होता। जब शेयरिंग होती है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जब भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा शेयरिंग पे, ठीक है। अब जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, बच्चे एक बात बताइए, अब कार्बन कैसा, कार्बन में स्टेबिलिटी कैसे आ रही है? उसने शेयरिंग की है और शेयरिंग में कोई चार्ज नहीं है, तो ये बताइए, और ये बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये बताओ, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा या फिर आयोनिक बॉन्ड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा? बताओ। कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं है और आयोनिक बॉन्ड में चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चार्ज तो है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज का होना जरूरी है, ठीक है। कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगी? यानी कि उसमें चार्ज है, सिंपल, चार्ज बॉडी ही तो कंडक्ट करेगी इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। तो आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री आयंस नहीं है। इट मीन्स कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हुआ? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल। और अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो आयोनिक बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, क्यों? क्योंकि आयोनिक बॉन्ड में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का गेन और लूज, इट मीन्स वहां पे बॉन्डिंग कैसी है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग है और शेयरिंग में वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस आ रही हैं। वीक फोर्सेस की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जरा सा टेम्परेचर दिया बस फिर वही बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी चार्ज इन्वॉल्व नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, यहाँ शेयरिंग हो रही है। दूसरा, कोवेलेंट बॉन्ड का जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, क्यों? क्योंकि वहां वीक फोर्सेस होती है। कौन सी फोर्सेस होती है इसमें? वीक वैंडरवॉल्स फोर्सेस होती है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसीलिए कार्बन की एक प्रॉपर्टी याद रखो। अभी 4 प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है कि कार्बन इतना ज्यादा यूनिक क्यों है। यूनिकनेस क्यों है कार्बन में? क्यों हर जगह कार्बन 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 कार्बन, क्यों इतना ज्यादा इसका स्टारडम है, ठीक है, क्यों फेमस है कार्बन? तो उसकी पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई? उसे बोलते हैं टेट्रा कोवेलेंसी। देखो टेट्रा कोवेलेंसी, देखो मैं यहां लिखती हूं, इसको रब करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कार्बन की? टेट्रा कोवेलेंसी। टेट्रा कोवेलेंसी को अब आप स्प्लिट करो, देखो खुद ही बताओ। टेट्रा मींस क्या पढ़ा हमने? टेट्रा मींस 4, को यानी कि क्या बना रहा है? कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। और वैलेंसी यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसे चाहिए स्टेबल होने के लिए? 4।
तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी का मतलब कितना स्पेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का। 4 इलेक्ट्रॉन्स का स्पेस है, क्योंकि 2p6 होना चाहिए और 2p2 है। ठीक है, तो इसके पास कितना स्पेस है, तो वैलेंसी यानी कि वैलेंसी मतलब वैलेंसी यानी कि कितना उसके पास स्पेस है, कितनी वो बॉन्डिंग कर सकता है। राइट, कितने इलेक्ट्रॉन्स की वो बॉन्डिंग कर सकता है। टेट्रा यानी 4, को यानी कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, और वैलेंसी यानी कि इतनी इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग स्पेस है यहाँ पे। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की यूनिकनेस की। 4 प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर होनी चाहिए